सुहागिनें दो। बाबूजी, आप इतना कमाते हैं तो उससे नौकरी क्यों कराते हैं कि उनके अभी तक कोई बच्चा अच्छा क्यों नहीं हुआ, और कि वह अपनी तनख्वाह अपने ही पास रखती है या बाबूजी को भी कुछ बेचती है। तब उसने काशी की बातों को हंसकर टाल दिया था, मगर अपने अंदर उसे महसूस हुआ था कि उसके मन की कोई बहुत कमजोर सतह उन बातों से छू गई है और उसका मन कई दिन तक उदास रहा था। रोटी ले आऊं? काशी ने आवाज को थोड़ा सहेज कर पूछा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मनोरमा ने काफी मुलायम स्वर में कहा, जिससे काशी को विश्वास हो जाए कि अब वह बिल्कुल नाराज नहीं है। जब भूख लगेगी खुद निकाल कर खा लूंगी। तू जाकर अपने यहाँ का काम पूरा कर ले। अयोध्या अब आने वाला ही होगा। आखिर बस 9 बजे पहुंच जाती है। काशी चली गई तो भी मनोरमा खंबे का सहारा लिए काफी देर तक खड़ी रही। हवा तेज हो गई थी। उसे अपने मन में बेचैनी महसूस होने लगी। उसे वे दिन याद आए जब ब्याह के बाद वह और सुशील साथ साथ पहाड़ों पर घुमा करते थे। उन दिनों लगता था कि उस रोमांच के सामने दुनिया की हर चीज हेच है। सुशील उसका हाथ भी छू लेता तो शरीर में एक ज्वार उठ आता था और रोया रोया उस ज्वार में बह चलता था। देवदार के जंगल की सारी सरसराहट जैसे शरीर में भर जाती थी। अपने को उसके शरीर में खो देने बाद जब सुशील उससे दूर हटने लगता तो यह उसे और भी पास कर लेना चाहती थी। वह कल्पना में अपने को छोटे से बच्चे को अपने में लिए हुए देखती और पुलकित हो उठती। उसे आश्चर्य होता कि क्या सचमुच एक हिलती डुलती काया उसके शरीर के अंदर से जन्म ले सकती है। कितनी बार वह सुशील से कहती थी कि वह आश्चर्य को अपने अंदर अनुभव करके देखना चाहती है, मगर सुशील इसके हक में नहीं था। वह नहीं चाहता था कि अभी कुछ साल वे एक बच्चे को घर में आने दे। उससे एक तो उसका फिगर खराब होने का डर था, फिर उसकी नौकरी का भी सवाल था। सुशील नहीं चाहता था कि वह नौकरी छोड़कर बस घर गृहस्थी के लायक ही हो रहे। साल 6 महीने में सुशील को अपनी बहन उम्मी का ब्याह करना था। उसके दो छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन दिनों उनके लिए एक एक पैसे की अपनी कीमत थी। वह कम से कम 4-5 साल एहतियात से चलाना चाहता था। हजार चाहने पर भी वह सुशील के सामने हट नहीं कर सकी थी, मगर जब भी सुशील के हाथ उसके शरीर को सहला रहे होते तो एक अज्ञात शिशु उसकी बाहों में आने के लिए मचलने लगता। वह जैसे उसकी किलकारियां सुनती और उसके कोमल शरीर के स्पर्श का अनुभव करती। ऐसे क्षणों में कई बार सुशील का चेहरा उसके लिए बच्चे का चेहरा बन जाता और वह उसे अच्छी तरह अपने साथ सटा लेती। उसका मन होता कि उसे थपथपाएं और लोरियां दे। सुशील की चिट्ठी आए इस बार बहुत दिन हो गए थे। उसने उसे लिखा भी था कि वह जल्दी जवाब दिया करे, क्योंकि उसकी चिट्ठी न आने से अपना अकेलापन उसके लिए असह्य हो जाता है। कई दिनों से वह सोच रही थी कि सुशील को दूसरी चिट्ठी लिखे, मगर स्वाभिमान उसे इससे रोकता था। क्या सुशील को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि उसे कुछ पंक्तियां ही लिख दे। हवा का तेज झोंका आया। देवदारों की सरसराहट कई कई घाटियों पार करती दूर के आकाश में जाकर हो गई। सामने ही पहाड़ी के साथ साथ रोशनी के दो दायरे रेंगते आ रहे थे। शायद पठानकोट से आखिरी बस आ रही थी। चांदनी में गेट की मोटी सलाखें चमक रही थी। हवा धक्के दे देकर जैसे गेट का ताला तोड़ना चाहती थी। मनोरमा ने एक लंबी सांस ली और अंदर को चल दी। वह अपने को उस समय रोज से कहीं ज्यादा अकेली महसूस कर रही। अगली शाम मनोरमा घूम कर लौटी तो कंपाउंड में दाखिल होते ही ठिठक गई। काशी के क्वार्टर से बहुत शोर सुनाई दे रहा था। अयोध्या जोर से गाली बकता हुआ काशी को पीट रहा था। काशी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। मनोरमा गुस्से से बन्ना उठी। कमेटी के नियम के मुताबिक किसी मर्द को स्कूल की चार दीवारी में रात को ठहरने की इजाजत नहीं थी।
उसने खास रियायत करके उसे कहाँ ठहरने की इजाजत दी थी और वह आदमी था कि वहां रहकर इस तरह की हरकत कर रहा। मनोरमा का ध्यान काशी को पड़ती मार की तरफ नहीं गया, इसी तरफ गया कि जो कुछ हो रहा है इसमें स्कूल की बदनामी है और स्कूल की बदनामी का मतलब हेड मिस्ट्रेस की बदनामी। वह तेजी से क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ गई। खट खट उसके सैंडल लकड़ी के जीने पर आवाज कर उठे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काशी को बुलाकर कहे कि अयोध्या को फौरन यहाँ से भेज दे, या अयोध्या को ही बुलाकर डांटे और कहे कि वह सुबह होने तक वहां से चला जाए। बरामदे में पैर रखते ही उसने देखा कि कुंती एक कोने में सहमी सी बैठी है और डरी हुई आंखों से नीचे की तरफ देख रही है, जैसी उनकी माँ को पड़ती मार की चोट उससे भी लग रही हो। मनोरमा सोच नहीं सकी कि वह लड़की उस वक्त उसके क्वार्टर में क्यों बैठी है। क्या बात है? उसने अपना गुस्सा दबाकर पूछा। माँ ने कहा था आपको रोटी खिला दूं। कुंती उसकी तरफ इस तरह डरी डरी आंखों से देखने लगी जैसे उसे आशंका हो कि बहन जी अभी उसे बाहर से पकड़ लेंगी और पीटने लगेगी। तू मुझे रोटी खिलाएगी? कुंती ने उसी डरे हुए भाव से सिर हिला दिया। तुम्हारे क्वार्टर में यह क्या हो रहा है? मनोरमा ने ऐसे पूछा जैसे जो हो रहा था उसके लिए कुंती भी कुछ हद तक उत्तरदायी हो। कुंती के ओंठ फड़फड़ाने लगे और दो बूंद आंखों से नीचे बह आई। वह किस बात के लिए तेरी माँ को पीट रहा है? मनोरमा ने फिर पूछा। कुंती ने कमीज से आंखें पोंछी और अपनी रुलाई दबाए हुए बोली। उसने माँ के ट्रंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं और माँ ने उसका हाथ रोका तो उसे पीटने लगा। इस आदमी का दिमाग खराब है। मनोरमा गुस्से से भड़क उठी कि यहाँ से निकाल कर बाहर करूंगी तो इसके होश दुरुस्त हो जाएंगे। कुंती कुछ देर सुबकती रही, फिर बोली, कहता है माँ ने ठेकेदारों से अलग से पैसे ले लेकर अपने पास जमा किए हैं। इस बार उसने 200 में ठेका दिया है। माँ के पास अपने 60-70 रुपए थे, वे सब उसने ले लिए हैं। कुंती के भाव में कुछ ऐसी दयनीयता थी कि मनोरमा ने उसके मैले कपड़ों की चिंता किए बिना उसे अपने से सटा लिया। रोती क्यों है? उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। मैं अभी उससे तेरी माँ के रुपए ले लूंगी, तू चल अंदर। रसोई घर में जाकर मनोरमा ने खुद कुंती का मुंह धो दिया और मोड़ा लेकर बैठ गई। कुंती ने प्लेट में रोटी दे दी तो वह चुपचाप खाने लगी। वही खाना काशी ने बनाया होता तो वह गुस्से से चिल्ला उठती। सब चपातियों की सूरतें अलग अलग थी और वे आधी कच्ची और आधी जली हुई थी। दाल के दाने पानी से अलग थे, मगर उस वक्त वह मशीनी ढंग से रोटी के कौर को तोड़ती और दाल में भिगोकर निगलती रही, उसी तरह जैसे रोज दफ्तर में बैठकर कागजों पर दस्तखत करती थी या अध्यापिकाओं की शिकायतें सुनकर उन्हें जवाब देती थी। कुंती ने बिना पूछे एक और रोटी उसकी प्लेट में डाल दी तो वह थोड़ा चौंक गई। नहीं, और नहीं चाहिए, कहते हुए उसने इस तरह हाथ बढ़ा दिया जैसे रोटी अभी प्लेट में पहुंची ही ना हो। फिर अनमने भाव से छोटे छोटे कौर तोड़ने लगी। नीचे शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद गेट के खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि अयोध्या कहीं बाहर जा रहा है। कुंती रोटी वाला डिब्बा बंद कर रही थी। वह उससे बोली, नीचे जाकर अपनी माँ से कह देना कि गेट को वक्त से ताला लगा दे, रात भर गेट खुला न रहे। कुंती चुपचाप सिर हिलाकर काम करती रही और कहना कि थोड़ी देर में ऊपर हो जाए। उसका स्वर फिर रुका हो गया था। कुंती ने एक बार इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे वह उसकी किताब का एक मुश्किल सबक हो जो बहुत कोशिश करने पर भी समझ में न आता हो। फिर सिर हिलाकर काम में लग गई। रात को काफी देर तक काशी मनोरमा के पास बैठी रही। उसे इस बात की उतनी शिकायत नहीं थी कि अयोध्या ने उसके ट्रंक से उसके रुपए निकाल लिए, जितनी इस बात की थी कि अयोध्या 3 साल बाद आया भी तो बच्चों के लिए कुछ लेकर नहीं आया। वह उसे बताती रही कि उसकी सौत
ने किसी संत के वशीकरण ले रखा है, तभी अयोध्या उसकी कोई बात नहीं टालता। वह जिस ज्योतिषी से पूछने गई थी, उसने उसे बताया था कि अभी 7 साल तक वह वशीकरण नहीं टूट सकता, मगर उसने यह भी कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसकी सौत के बच्चे उसके बच्चों का जूठा खाएंगे और उनके उतरे हुए कपड़े पहनेंगे। वह उसी दिन की आस पर जी रही थी। मनोरमा उसकी बातें सुनती हुई भी नहीं सुन रही थी। उसके मन में रह रहकर यह बात कौन जाती थी कि सुशील की चिट्ठी नहीं आई। उसकी चिट्ठी गए महीने के करीब हो गया, मगर सुशील ने जवाब नहीं दिया। उसके बालों की एक लट उड़कर माथे पर आ गई थी। वह हल्का हल्का स्पर्श उसके शरीर में विचित्र सी सिहरन भर रहा था। कुछ क्षणों के लिए वह भूल गई थी कि काशी उसके सामने बैठी है और बातें कर रही है। माथे की लट हिलती तो उसे लगता कि वह एक बच्चे के कोमल रोए को छू रही है। उसे उन दिनों की याद आई जब सुशील की उंगलियों देर देर तक उसके सिर के बालों से खेलती रहती थी और बार बार उसके ओंठ उसके शरीर के हर धड़कते भाग पर झुक आते थे। इस बार सुशील ने चिट्ठी लिखने में न जाने क्यों इतने दिन लगा दिए थे। रोज डाक से कितनी कितनी चिट्ठियां आती थी, मगर सारी डाक हेड मिस्ट्रेस के नाम की ही होती थी। कई दिनों से मनोरमा सचदेव के नाम कोई भी चिट्ठी नहीं आई थी। वह इस बार छुट्टियों के बाद आते हुए सुशील से कहकर आई थी कि जल्दी ही उसके लिए एक गर्म कोट का कपड़ा भेजेगी। उम्मी के लिए भी एक शॉल भेजने को उसने कहा था। सुशील कहीं इसीलिए तो नाराज नहीं था कि वह दोनों में से कोई भी चीज नहीं भेज पाई थी। काशी उठकर जाने लगी तो मनोरमा को फिर अपने अकेलेपन के एहसास ने घेर लिया। देवदार के जंगल की घनी सरसराहट, दूर की घाटी में रावी के पानी पर चमकती चांदनी और उसकी उनीदी आंखें, उन सब में जैसे कोई अदृश्य सूत्र था। काशी बरामदे के पास पहुंची गई तो उसने उसे वापस बुला लिया और कहा कि वह गेट को ठीक से ताला लगाकर सोए और जानकर कुंती को उसके पास भेज दे। आज वह वहां उसके पास सोए रहेगी। आधी रात तक उसे नींद नहीं आई। खिड़की से दूर तक धुला निखरा आकाश दिखाई दे रहा था। हवा का जरा सा झोंका आता तो चिड़ों और देवदारों की पंक्तियां तरह तरह की नृत्य मुद्राओं में बाहें हिलाने लगती। आगे की कहानी भाग 3 में।